हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुधा रानी। आप देख रहे हैं जस्ट भारत। आज ताइवान का नेशनल डे है। हमारे बीजेपी एमपी तेजेंद्र सिंह बग्गा ने चाइनीज़ एम्बेसी के सामने ताइवान का होर्डिंग रखा। ये ताइवान और चाइना का रिलेशन क्या है? ताइवान का नेशनल डे आज क्यों मनाया जाते हैं? ताइवान को तो रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं ना, तो ताइवान का नेशनल डे का मीनिंग क्या है? इंडिया और ताइवान का रिलेशंस क्या है? और यूएस कल 2 दिन पहले क्यों चाइना को वार्निंग दिया ताइवान के बारे में? ये सब जानना चाहते हैं तो फिर किस बात की? चलिए, वेलकम टू जस्ट भारत। वेलकम। ताइवान के बारे में जानने से पहले एक बार उसके हिस्ट्री और उसका लोकेशन ऐसा देख लेंगे। ताइवान ईस्ट एशिया में ताइवान एक छोटा सा, जैसे जापान के आइलैंड्स की तरह ये भी एक आइलैंड से मिक्स कंट्री है। ये देश के वेस्ट में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, नॉर्थ ईस्ट में जापान और साउथ में फिलीपींस आती है। इनका बॉर्डर का इन पूरे बॉर्डर्स में उनका ये देश का उनसे बॉर्डर मिलती है। तो इसका पॉपुलेशन जस्ट 2.38 मिलियन, हमारे तेलंगाना से भी कम है, क्रोर्स होती है। और ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज़ होंगी, मगर कैपिटल ताइपी है। चाइना का कैपिटल अलग है, ये चाइना ताइवान का कैपिटल ताइपी है। इसका एरिया 35,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऐसा बीच में है। और मगर ये देश लार्जेस्ट इकॉनमी क्रिएट करती है। इसका यूएन से कोई रिश्ता नहीं। ये ताइवान को एक कंट्री माना जाता है जो यूएन से अलग है, यूएन से वो मिलती नहीं। हम लोग भी यूएन से रिलेटेड है, मगर ताइवान ऐसा मिलती नहीं, मगर लार्जेस्ट इकॉनमी है। इसका मेन रिलीजन बुद्धिज़्म है। सेकंड उन लोगों का ताइवान रिलीजन है। क्रिश्चियनिटी भी 1-2% का क्रिश्चियनिटी भी है। और रिमेनिंग वहाँ पे जो ट्राइबल्स का रिलीजन्स है वो ही रिलीजन चलता है। और 10% अदर रिलीजन्स भी वहाँ पे होती है। तो इसका गवर्नमेंट यूनिटरी सेमी प्रेसिडेंशियल, जैसे हमारे यूनियन टेरिटरी में गवर्नर का रोल होता है ना, ऐसा ही वहाँ पे सेमी होती है। बोले तो सिक्योरिटी बोले तो ये चाइना से कंट्रोल होती रहती है, मगर इन लोगों का फ्री, जैसे यूनियन टेरिटरी में कैसा चलता है वैसे ही उनका रूल सेमी यूनिटरी है। वो प्रेसिडेंट रूल चलती है वहाँ पे। लोकल इलेक्शंस, ये इसका लेजिस्लेटिव युआन है। नेशनल डे 10 अक्टूबर। ये 10 अक्टूबर का आप याद रखिए, मैं इसके बारे में बता दूँ क्योंकि आज उनका ताइवान का नेशनल डे इसीलिए क्यों हुआ बोले तो 1958 तक ये चाइनीज़ रूल में ये ताइवान थी। और 1958 में ये किंग डायनास्टी को ये रूल आउट करते हुए जापान इसको अपने अंडर टेक कर लेती है। तो ये पार्ट ताइवान पार्ट जापान के अंडर चली जाती है। तो ये 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ, उसके बाद में ताइवान को चाइना के दे देती है जापान। तो क्योंकि चाइना जापान वार के बीच में ये कम्युनिस्ट पार्टी के तहत तो जापान हार जाती है, तो इन लोगों को फिर से ताइवान दे देती है। ऐसा फिर से ये ताइवान चाइना को मिल गई है। मगर इस बीच में 1912 में ये चाइना पीपल, जो ओरिजिनल ताइवान पीपल
ये चाइनीस रूल्स के अगेंस्ट, जापानीज के रूल्स में अगेंस्ट 10 अक्टूबर में ये रेवोल्यूशन हुआ। इसीलिए तब से लेकर वो लोग अब तक वो फ्रीडम ऑफ ताइवान बोले तो 10 अक्टूबर को वो सेलिब्रेट करते हैं। ताइवान का हिस्ट्री 400 इयर्स का हम लोग रिकॉर्ड्स ले सकते हैं। वहाँ पे एक्चुअली ताइवानीज पीपल ही रहते थे, मगर जब पहले बार उसमें आक्रांता हुआ तो वो डच पीपल ताइवान आइसलैंड से गुजरते हुए, इसको फॉर्मा बोलते हैं, मीन्स ब्यूटीफुल आइसलैंड्स बोल के, उसमें वो लोग सेटल होना, जैसे हमारे इंडिया में डच कंपनी आया वैसे ही ताइवान में भी डच कंपनी आ गई। तो वहाँ पे ताइवान लोगों से काम नहीं कराते हुए चाइनीज से लेबर को मंगाते, और वहाँ पे टी प्रोडक्शन के लिए, टी प्रोडक्शन और ये राइस प्रोडक्शन के लिए चाइना से लेबर लाते हैं। ऐसा पहली दफ़ा जैसे 1600 में पहली बार ऐसा चाइना पीपल ताइवान में डच के थ्रू वो लोग आते थे। उसको इस आइसलैंड का नाम वो लोग फार्मोसा बोल के बोलते थे, यूरोपियन से डच पीपल। फार्मोसा इन फ्रेंच डच लैंग्वेज में ब्यूटीफुल आइलैंड्स बोल के, आइलैंड बोल के इसका मीनिंग आती है। उसके बाद 16 नॉर्थन ताइवान को स्पेनिश कंपनी ऑक्युपाई करती है। ये डच पीपल साउथ ताइवान को ऑक्युपाई करके ये चाइनीज लेबर से वो लोग काम करना, ये सब चलता रहता है। मगर इसमें बीच में 1683 में किंग डायनास्टी बोल के चाइनीज का किंग डायनास्टी, पिंग PUING क्विंग डायनास्टी, वहाँ से चाइनीज़ का नाम कुछ थोड़ा ऐसा इस प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलत हुआ तो माफ़ कीजिए। ये डायनास्टी उसको रूल करने के लिए आती है। ये इस बीच में चाइना और वो स्पेनिश और डच कंपनी को भगा के पूरा ताइवान चाइनीज़ के कंट्रोल में चली जाती है। बीचों बीच क्या होती है, साइनो जापानीज वार बीच में 1895 में हुआ तो ट्रीटी ऑफ सॉवरेनिटी बोल के ये ताइवान को, ये ट्रीटी को एक बार मैं नाम बताती हूँ, शिमोनसेकी ट्रीटी। जापान और चाइना के वार के बीच में चाइना किंग डायनास्टी हार जाती है, इस ताइवान को जापान को दे देती है। तब से लेकर 1945 जब वर्ल्ड वॉर 2 में जापान हार जाती है, तब तक ये ताइवान जापान के रूल में चली गई। मगर ये ताइवान का ओरिजिनल पीपल वही है, मगर चाइनीज़ का पॉपुलेशन यहाँ पे थोड़ा ताइवान स्टेट से थ्रू इन लोगों में मर्चेंसी ये सब ऐसे ही चलता रहता, मगर जापान के कंट्रोल कॉलोनियल रूल में चली जाती है। और इसमें बहुत डेवलपमेंट भी हुआ, जैसे हम लोग मानते हैं ब्रिटिश टाइम पे हम लोग डेवलपमेंट हुए, ऐसा ही वहाँ पे भी डेवलपमेंट थोड़ा बहुत हुआ, मगर रूल उनका नहीं, चाइना का नहीं। मगर 1912 में वहाँ के ताइवान लोगों ने रिवोल्ट किया 10 अक्टूबर में। उसमें 1 ईयर तक ये रेवोल्यूशन चली, ये फ्रीडम मोमेंट था। इसीलिए 10 अक्टूबर 1911 को ये लोग अपने नेशनल डे घोषित करते। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई, जापान हार गई, ताइवान को फिर से चाइना को सौंप देती है ट्रीटी के तहत, और ताइपी गेस्ट हाउस में होती है। फिर बाद में 1954 में चाइना US से मिलिट्री डिफेंस एक ट्रीटी साइन करके ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना बना देती है, ROC बोलते हैं हम लोग। 54 से बनने वाली ये रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसमें फिर से चाइना का ही रूल है, मगर ताइवान का रूल नहीं चल रही, एक मिलिट्री रूल चलती रही थी। 1954 में ये तब तक 1945 से 1954 तक ताइवान अपना रिप्रेजेंटेशन UN में है, मगर जब
अचानक इन लोगों को, चाइना को वहाँ पे हार जाने की, उन पे रेवोल्यूशन आने की संख्या से ताइवान को यूएन से नहीं, यूएन से रिकॉग्निशन कैंसिल कर दिया। ऐसा यूएन ताइवान से अपने खुद खुद बोले तो वहाँ पे रूल ही चाइना का है, वो चाइना से हार जाती है। यही कहते हैं वन चाइना पॉलिसी। मगर अब ताइवान कह रही है वन चाइना वन ताइवान। आपने रिसेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में इनका रिप्रेजेंटेटिव को भी आपने देखा, चाइनीज़ के बगल में इनका प्रेसिडेंट ने रिप्रेजेंट भी किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर नहीं था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर नहीं था, ये यूएन का भी मेंबर नहीं था। क्यों? चाइना डर है कि वहाँ वो वन चाइना पॉलिसी के लिए ये ऐसा यूएन से इसका नाम निकाल दिया। मगर ऑफिशियली ये ऐसा मानती है। मगर आप नोटिस करने की पॉइंट है कि चाइना का एम्बेसी ताइवान में है। बोले तो ओवरऑल वर्ल्ड में ताइवान अपने कंट्रोल में है, मगर वो भी मानती है ताइवान एक सेपरेट कंट्री मानने से ही एम्बेसी रहती ना। हम लोग इंडियन एम्बेसी कश्मीर में तो नहीं लगा सकते हैं ना, क्योंकि कश्मीर हमारा है, इसलिए हम लोग एम्बेसी किसी और कंट्री में एम्बेसी रखते हैं। हमारे जब हम लोग पाकिस्तान में एम्बेसी है, क्योंकि हम सेपरेट मानते हैं, इसलिए हम ये सेपरेट मानने से ही उनका एम्बेसी चाइना में है। ऐसा चाइना ने अपने टैक्टिक्स से 54 से ताइवान का रिप्रेजेंटेशन यूएन से निकाल दिया। मगर वहाँ पे एजुकेशन है, सब कॉलोनाइजेशन की वजह से वहाँ पे जापानीज़ कॉलोनाइजेशन और इनका चाइनीज़ रूल के बीच में भी कुछ एजुकेशन, और उसका 1968 में कंपलसरी एजुकेशन 9 इयर्स एजुकेशन। हम लोगों को कब आया कंपलसरी एजुकेशन? 2000 में यूपीए 1 में ऐसा हम लोगों को कंपलसरी एजुकेशन एक्ट बनाया। वो लोग 95 में नेशनल ताइवान में जो भी है उन लोगों को नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम उन लोगों को सबको अप्लाई है। ये पॉइंट आप नोट कीजिए। हम लोगों को मोदी जी आने तक नेशनल इंश्योरेंस स्कीम ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ लोग 95 में भी अप्लाई किया। ये इसका इम्पोर्टेंस हम लोगों को अब देखने की ज़रूरत क्यों है बोले तो, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान वो लोग 95 में अप्लाई करने से अब जब पैंडेमिक के टाइम पे वो बिना कुछ डरते हुए सब ने अपना अपना टेस्ट करवाया। जो भी बाहर से आ रहा है वो फ्लाइट्स को रोक दी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपर्ब वर्क किया ताइवान प्रेसिडेंट ने, तैसी वेन ने बहुत अच्छा काम किया। इससे सब लोग WHO भी इसको अप्रिशिएट करते हुए अब सब कंट्रीज सोच रहे हैं। जब चाइना पैंडेमिक सब कंट्रीज को बेचा, ताइवान ने उसको इस तरह कंट्रोल किया कि उन लोगों का ये नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस बहुत काम आई। और तैसी वेन ने चाइना से आने वाला जो भी एयरपोर्ट से आने वाला जो भी होगा उसको कंट्रोल किया, वहाँ पे टेस्ट करा रही, क्योंकि सब लोगों के पास नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस है, कोई भी नहीं डरा, अपना टेस्ट कराया, ख़त्म कर दी। ऐसा WHO भी अब ताइवान की तरफ देख रही है। हम मोदी जी भी ताइवान को अब क्यों नहीं WHO में उसको भी एक पार्टिसिपेशन देंगे। वन चाइना वन पॉलिसी कब तक देंगे? हम भी वन चाइना वन ताइवान बोलेंगे आपसे। आप भी इस बीच में 1895 में ये किंग डायनास्टी से जब जापानीज़ को चली गई और वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने से 1945 से फिर चाइना को चली गई। इस बीच में 1911-1912 में रेवोल्यूशन आया चाइनीज़ पीपल्स में, ताइवान पीपल में, कि हम लोगों को फ्रीडम चाहिए बोल के। वो उसको 10 अक्टूबर कहती है। तो इनका नेशनल फ्लैग अब इम्पोर्टेंस हो जाती है, क्योंकि चाइना में ताइवान का नेशनल फ्लैग बैन है।
इसीलिए ये ताइवान का नेशनल फ्लैग कैसा आया, क्यों आया, उसका मीनिंग क्या है, हम भी जानेंगे। ये 85 में जब जापानीज में चली गई, 1911 में ये लोग रेवोल्यूट करे। इस बीच को 11 और 10 अक्टूबर को नेशनल डे बोलते हैं। इस नेशनल फ्लैग को केएमटी बोलते हैं। जो इस फ्लैग को डिज़ाइन करा उन्हें केएमटी और कुन क्यूंग मिन टैंग उसको शॉर्टकट में केएमटी बोलते हैं। ये 1907 में इसको प्रपोज किया। जस्ट खाली 1911-12 में रेवोल्यूशन आया, तब फ्लैग नहीं था। तब किंग कुछ फ्लैग नहीं था। ये केएमटी ने 1917 में इसको नेशनल फ्लैग की तरह अनाउंस किया ऑफिशियली 1920 में। तब चाइना ये डायनास्टी रूल में है। 1920 में ताइवान का ये नेशनल फ्लैग वहाँ पे रेवोल्यूशनरी लीडर्स ने तय किया। और ये फिर चाइनीज सिविल वार होने के बाद 1949 से उनका नेशनल फ्लैग ताइवान में लहराती है, मगर चाइना में ये ताइवान फ्लैग बैंड है, क्योंकि रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानती है। मगर ये लोग अपना फ्लैग है, अपना नेशनल डे है। आप जब उस फ्लैग को ऑब्जर्व किया तो वो रेड कलर, ब्लू कलर, वो ब्लू कलर से और सन का 12 पेटल्स है। वो सन 12 रेसेस की तरह, वो 12 रेसेस ए मॉडल ने पहले वो नेवी ब्लू और सन का मॉडल सुन यट सेन बोल के एक रेवोल्यूशनरी लीडर ने पहला फ्लैग में ब्लू, नेवी ब्लू और सन था। भी नेशनल फ्लैग में बिफोर अशोक चक्र वहाँ पे आने से पहले चरखा था। ऐसे ही ताइवान का फ्लैग में मॉडिफाई हुआ। पहले तो नेवी ब्लू और सन और 12 प्लेटल्स। इसका मीनिंग क्या है बोले तो 12 प्लेटल्स का मीनिंग 12 मंथ्स और 12 मॉडर्न आर्ट्स एंड कल्चर की रिप्रेजेंट के लिए। और सन का रिप्रेजेंटेशन बोले तो सन और नेवी ब्लू का, ब्लू बोले तो नेशनलिटी लिबर्टी, नेवी ब्लू बोले तो नेशनलिटी रिप्रेजेंट करती है। वाइट डेमोक्रेसी, वो वाइट सन का मीनिंग है डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। रेड का बोले तो पीपल लाइवलीहुड। तो ये रेड कलर ने पहले ये 1917 में केएमटी ने डिज़ाइन किया। फिर इसको रीडिज़ाइन ने सुन यट सेन ने रेड कलर को ऐड किया। ऐसा उसका नेशनल फ्लैग रेडी हुआ। कब तक? 1949 से ये चाइना ये ताइवान फ्लैग रेडी हुआ। तो इस ये नेवी ब्लू और सन को कैंटन बोलते हैं। कैंटन बोलते तो यही नेशनल एम्बलम है भी, उनका नेशनल एम्बलम है। यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल चलती है। और चाइना ने कई बार इसमें मार्शल 49 से कब तक 80 तक यहाँ पे मार्शल रा बोले तो जैसे आर्मी रूल करती ना, वैसा मार्शल रा चली। तो उस बीच में 79 में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी रेवोल्यूशन तो 1911-12 में आया। तब से फिर जापान को गई, फिर जापान से वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पे आया। तब से चाइना रूल रिपब्लिक ऑफ चाइना बोल के ये मार्शल रॉ अप्लाई किया। मार्शल रॉ अप्लाई करते हुए ताइवान से अपनी डेमोक्रेसी, अपनी लिबर्टी के लिए रेवोल्यूशन किया। तो ये है आपका प्रेसिडेंट तैसी एन भी इस पार्टी का बिलोंग करती है। ये डेमोक्रेसी प्रोग्रेसिव पार्टी 86 में इसमें आया। 86 में फर्स्ट पार्टी जो डेमोक्राइजेशन के लिए आवाज़ उड़ी वो पार्टी है ये डेमोक्रेसी प्रोग्रेसिव पार्टी DPP। अब का प्रेसिडेंट तैसी एन भी इस पार्टी से मिल गए। तो इस रेवोल्यूशन को देख के चाइना ने
मार्शल लॉ लगा दी वहाँ पे। कहाँ कब तक? 89 तक, 47 से 89 तक वहाँ पे मार्शल लॉ चल रही है। बीचों बीच रेवोल्यूशन होते हैं ना, फर्स्ट डेमा एक पार्टी पैदा हुआ, उसका नाम डीपीपी है। 2000 में पहली बार एशिया पैसिफिक में ये ताइवान आई। 2000 मार्शल तो मैंने बोला ना 1947 से 89 तक ये लोग मार्शल लॉ लगाया। फिर 89 से जो ये नेशनल फ्लैग डिज़ाइन किया केएमटी, वो ही प्रेसिडेंट बन के रह गए। वो 50 इयर्स रूल करे नॉन स्टॉप। उनका कोई इलेक्शन हुआ तो भी वही जीत, अगर इलेक्शंस ही नहीं पर्टिकुलरली, मगर इलेक्शंस भी केएमटी वो ही प्रेसिडेंट। वो कहाँ से आता है? चाइना से आते हैं। ये ताइवान का ओरिजिनल नहीं, केएमटी। तो क्यों केएमटी को ही 50 इयर्स रूल। पहली बार 2000 में इसमें पर्टिकुलर इलेक्शंस हुआ, तब चिन शी बियान ये फर्स्ट प्रेसिडेंट है डीपीपी पार्टी का। जब ये तैसीएन अब प्रेसिडेंट का जो पार्टी है ना, वो उसका फर्स्ट प्रेसिडेंट 2000 में एक जनरल इलेक्शंस होके उन्होंने रिसेंटली ये पैंडमिक टाइम पे भी उन लोगों ने इलेक्शंस करवाया। ऐसा ये क्योंकि वहाँ पे पैंडमिक से होने से भी ये इलेक्शन कराया। ऐसा डेमोक्रेटाइजेशन करने के लिए वो लोग बहुत क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा है तो इलेक्शंस अब वो नकार नहीं सकते। फिर ये तैसीएन इलेक्ट हो गई। अब तैसीएन चल रही है। ये लोग किसका पार्टी है? फर्स्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है ना, ये इनका अभी वही प्रेसिडेंट है। ये ताइवान से बिलोंग करती है। केएमटी ताइवान से नहीं बिलोंग करता है, वो चाइनीज लैंड से बिलोंग करता है। ऐसा इस बीच में हमको ताइवान फ्लैग, मैंने बोले ना ताइवान में ताइवान का फ्लैग बैन है। और रिसेंटली 2017 में कंबोडिया भी इस ताइवान फ्लैग को बैन करके है। और 2 इयर्स नहीं 2020 में लास्ट इस ईयर में भी जनवरी या इस महीने में जर्मनी भी ताइवान फ्लैग चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, क्योंकि हर देश में यही इन्वेस्ट कर रही है ना अब चाइनीज़ पॉलिसी के एडिक्ट होने वाले जर्मनी भी ताइवान को साइड ट्रैक करके वहाँ पे ताइवान की फ्लैग नहीं निकाल दिया अपने एम्बेसी से, फॉरेन एम्बेसी से, वहाँ पे वाइट फ्लैग। तो वहाँ पे भी जो ज़्यादातर अपोजिशन पार्टीज़ ने जर्मनी फॉरेन मिनिस्ट्री से बहुत अनाप शनाप बोल दिया। क्या हम लोग क्यों ताइवान को निकाल दिए एम्बेसी से? क्या ये आप लोग वहाँ पे गवर्नमेंट क्या चाइना को सरेंडर हो जा रही है? ऐसा बोल के भी न्यूज़ में आया। तो ये अब प्रेजेंट ने क्या किया, हमको वहाँ जनवरी से हम लोगों को यहाँ पे टेंशन चल रही है और गलवान वैली का इंसिडेंट हो गया। इस बीचों बीच ताइवान चाइना एम्बेसी में बोलती है इंडिया मीडिया को, आप लोग सेलिब्रेट हो। तो ये सच है ना जो मीडिया को कह रही है? ये यहाँ पे कम्युनिस्ट पेपर और ये लुटियंस मीडिया को पैसा मिल रहा है चाइना भैया, नहीं तो कैसा देती है धमकी? मुझे वो डाउट आ रहा है। आपको भी डाउट आना चाहिए। डायरेक्ट ये धमकी की तरह आप लोग ताइवान को रिप्रेजेंटेट मत करो। मगर जब ये नोटिस आया तो हमारे गवर्नमेंट भी हर एक पेपर पे नज़र रखती है ना, तो पेपर्स में तो आज नहीं आया, मगर कल प्रिंट करेंगे कि नहीं न्यूज़पेपर्स में देखना चाहिए। और ये सोशल मीडिया में भी देखना चाहिए कि किसने ताइवान का नेशनल डे सेलिब्रेट करते हुए। क्योंकि लास्ट वीक हिंदू ने चाइना पीपल्स रिपब्लिक को नेशनल डे पर हिंदू पेपर ने एक पेज में रिपब्लिक ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बारे में उसका इन्वेस्टमेंट्स, उसका सॉवर्जिनिटी के बारे में पूरा एक पेज डेडिकेट किया। अब कल देखना है, आज तो नहीं है, अब कल देखना है कि वो लिखती कि नहीं। क्योंकि ये चाइनास की बातें में आ गई
या किसी कोने में इस बारे में लिखती है, यह देखना है। आप लोग भी ये लुटियंस मीडिया को पकड़िए। ये लोग क्यों नहीं सेलिब्रेट कर रहे नेशनल डे ऑफ इंडिया, नेशनल डे ऑफ ताइवान को क्यों नहीं सेलिब्रेट करे, क्यों नहीं कॉलम दिया, ऐसा वे आपको एक बार एग्जामिन करिए। तो इसे बीच में तेजेंद्र सिंह बग्गा जी ने चाइनीज एम्बेसी के सामने ही ताइवान का होर्डिंग लगाया। अच्छी बात है ना, हम भी सेलिब्रेट करना है। जब लोग ये माइंडलेस पेसिविज्म हम लोगों को नहीं देखना चाहिए। वो लोग जब हमसे लड़ रहे हैं, हमारे जवान के ऊपर वो लोग अटैक कर रहे हैं, तो हम शांति ये पंचशील और इस माइंडलेस पेसिविज्म को हम एंटरटेन नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम होंगे तो देश होगी, देश होंगे तो कुछ पॉलिसी होगी। हमारा पॉलिसी है वन चाइना वन ताइवान। ये आप लोग अपने माइंड में निकालिए। हर बार सोशल मीडिया में आप भी इसको जब चाहे अपने इंडिया के सपोर्ट में ऐसे लिखते रहिए। और ताइवान को एज ए पीपल हम लोग भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 370 टाइम पे ताइवान ने हमको सपोर्ट किया। गैलवान इंसिडेंट में भी ताइवान ने अपने सपोर्ट किया। और ये वो पैंडमिक के टाइम में कितने देशों को वो भी चाइना की सेकेंड हैंडेड मास्क की तरह नहीं, पूरा क्वालिफाइड मेडिकली करेक्ट मास्क वो किट्स भी उन लोगों ने सब देशों को भेजा। ऐसे देश होना चाहिए WHO, ना कि चाइना को निकाल दो, ताइवान को रख दो वहाँ पे। हम भी उसका इंटीग्रेट सेलिब्रेट करेंगे, उसका फ्रीडम को रेस्पेक्ट करेंगे। वन चाइना वन ताइवान। वी आर नॉट गोइंग टू लिसन चाइनीज धमकी चाइना की धमकी हम नहीं सुनेंगे। हम जो हमारे ऑफिशियल भी आए तो आए या नहीं आए, हम लोग ताइवान की नेशनल डे सेलिब्रेट करके चाइना को और गिल्टी फील कराएंगे, क्योंकि बदले से बदला लेंगे। हमारे गैलवान वैली में जो हीरोज अपने देश रक्षा करते हुए अमर हुए, उनके रेस्पेक्ट में हम लोग ये सेलिब्रेट करना चाहिए। और ताइवान से हमारे इंडिया में डायरेक्ट कुछ डायरेक्ट रिलेशंस नहीं है, मगर ट्रेड रिलेशंस है। ये मिस्टर डेमोक्रेसी बोल के बोलते हैं ताइवान में। ताइवान को जब हमारे ट्रेड यूनियन ने ली टेंग हुई, जब उन्होंने देहांत हुए बोले तो उनका मौत हो गई, तो हमारा इंडियन ट्रेड एसोसिएशन ताइपी से डायरेक्ट दिल्ली तक ट्रेड चलती है। वो मिस्टर डेमोक्रेसी बोलने वाले वहाँ पे ताइवान लोग जो मिस्टर डेमोक्रेसी कहते हैं, उन ली टेंग हुई उनका देहांत पर हमारे इंडियन ट्रेड एसोसिएशन ने कंडोलेंस भी भेजी। ऐसा थोड़ा ही रिलेशंस है, क्योंकि हम लोग मोदी जी आए तक ये पंचशीला का ड्रामा ही चलता न रहा। अब माइंडलेस पेसिविज्म को हम नकारेंगे, जो करेक्ट है उसी को हम सेलिब्रेट करेंगे। तब तक के लिए होप आप लोग को ताइवान के बारे में कुछ अप टू डेट मालूम हुआ। अगर मालूम हुआ तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए मैं लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत।